विज जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम वांजी सूतर एंड अनिल सूतर जी पद्म भूषण की इनके सम्मान के साथ इनको नवाजा गया था 2016 में। एम आई राइट अनिल जी? यस यस। मूर्तिकार, ये दोनों मूर्तिकार भारत का गौरव है। These are the sculptures, the sculpting genius, people who are going to be or who have been sculpting the renaissance of India's history and the future in this Amrit Kal era, the 25 years pending towards the 100th year of India's independence. India will be always grateful to such sons like Ram Vanji Sutar in his 100th year very soon. On the 19th of February this year, Ramji will complete 99 years and he will enter the 100th year journey. We all can only hope and wish that he stays with us even in 2046 and 2047. Anilji, you know, we are very proud to have both of you, son and father, on show today, विजन इंडिया फोरम। ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग भारत के जो सबसे नामचीन लोग हैं, बड़े अलग अलग फील्ड से, अलग अलग क्षेत्रों से, इन लोगों को हम बुलाते हैं। वे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये जो धरोहर आप लोगों ने इस देश के लिए और विश्व के लिए बनाई है और छोड़ी है, इस धरोहर को सिर्फ ये कुछ लोगों तक और कुछ दुनिया के कुछ जगहों तक सीमित ना रहे और ये घर घर पहुंचे, ऐसे लोगों का नाम, ऐसे लोगों का काम, ये हमारा उद्देश्य है, जिससे कि सारी दुनिया सीख सके, आने वाली पीढ़ियां प्रेरित हो सके। और यू नो आज द पावर सेंटर्स, द पॉलिसी मेकर्स, they all should take notice of these kind of great people like Ram Vanji Sutar, the man, the team of Ram Vanji and Anil ji and his son. आपके लड़का भी मूर्तिकार है जो आपने मुझे बताया। साहिल, क्या नाम है उनका? समीर। समीर जी। तो राम, अनिल एंड समीर, ये तीनों जो हैं, ये मूर्तिकार परिवार जो है, ये थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ राम जी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्सो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू जो बनाया गया है गुजरात में, उस पे भी इनकी मोहर लगी हुई है, उन्हीं का बनाया हुआ है। एंड देयर आर प्लेथोरा ऑफ ग्रेट वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड that this team, that this great sculpture team has made across the world. The next one due very soon, even the Kempegowda one at the Bangalore airport is what Ramji has created. National, war memorial. So many Mahatma Gandhi statues, sculptures across the world. Lal Bahadur Shastri, Dr. B.R. Ambedkar, you name it. And the team has done it all. Across the world, they have 450 plus projects going on. The next one, the one of the probably the biggest one next coming up in the world would be Lord Ram. Lord Ram मतलब भगवान राम का जो स्टैचू है, वो 839 फीट लंबा स्टैचू जो है, उसकी परिकल्पना जो है वो ऑलरेडी घोषित हो चुकी है यूपी सरकार के द्वारा। और ये कार्य भी राम जी और अनिल जी की टीम को ही मिला है। Although the contractual agreement is still about to be finalized, but the work has been selected, the proposal that they had submitted, the design, that everything has been submitted and accepted by the UP government and the government of India. I am sure, once that statue comes up, आज जो जहां कल हम लोगों ने अयोध्या में रामलला का जो हमने ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें भी देखा कि कैसे जटायु और वगैरह चीजों के ऊपर में प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत जी, इन लोगों ने भी इस विषय में बात करी। और ये जटायु का जो स्टैच्यू वगैरह है, वो भी आप लोगों की टीम ने ही बनाया है, जहां तक मुझे पता है। तो दिस काइंड ऑफ ग्रेट वर्क, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कल्पचर, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राम जी's journey. Though he is a little, considering his age, difficult for him to hear and talk, but we will be heavily assisted by probably the next great artist that we have with us already, that is Anil Sutar ji from the sculpture fraternity. Anil ji, राम जी, आप मुझे राम जी की जर्नी, ये 100 साल पहले ये स्कल्पचर की जर्नी जो है, ये कैसे शुरू हुई,
इसके बारे में हमें शुरुआत करके बताएं। जी। फादर का जन्म जो है धुलिया डिस्ट्रिक्ट में गोंदूर गांव में हुआ, जो महाराष्ट्र में है। और बहुत गरीब परिवार से हम लोग थे। और फादर, हमारे ग्रैंडफादर, वो एक कारपेंटर थे और गांव में कारपेंट्री वर्क करते थे, ब्लैक स्मिथ का काम करते थे। गांव के जो लोग होते थे उनको किसानी काम में, एग्रीकल्चर में काम आने वाले यंत्र बनाया करते थे। और बैलगाड़ी बनाते थे, लोगों के लकड़ी के घर बनाते थे, और लोहे का काम भी साथ में करते थे। क्योंकि जब बैलगाड़ी का जो पहिया बनाते थे तो उसके अंदर रिंग डालते हैं लोहे का, जो गर्म करके डालते हैं, तो लोहे का काम भी करते थे। तो गांव में कारपेंटर फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। हालांकि वो बहुत रिच नहीं हुआ करते थे, पर एक गांव में कारपेंटर का होना बहुत जरूरी होता था। उसी हिसाब से हमारे फादर की जर्नी वहां से शुरू हुई। फादर जनरली मेरे मदर के साथ ज्यादा बड़े हुए। तो जब भी हमारी ग्रैंड मदर लेक के ऊपर जाती थी कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो पिताजी वहां की जो मिट्टी हुआ करती थी सूखी हुई, उसमें कुछ ना कुछ बनाते थे। दूसरा, घर के अंदर जैसे काऊ डंक और मिट्टी मिला के जैसे दीवारों पे लगाया जाता था, जमीन पे लगाया जाता था, तो पिताजी उसमें भी हेल्प किया करते थे। और जो अनाज रखने के लिए जो कुछ बर्तन बड़े बड़े बनते थे, जैसे गेहूं रखना है या बाजरा रखना है, तो उसके लिए जो बड़े बड़े चीजें बनती थी मिट्टी की, उसके ऊपर पिताजी उस पर स्केचिंग करते थे। और जैसे शिवाजी महाराज हो गए, रामदास स्वामी, रामदास स्वामी हो गए, तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज हैं, तो वो ऐसे ड्राइंग किया करते थे। उससे इनके पिताजी को पता चला कि इसको आर्ट का शौक है बेटे को। पर वहां पर छोटा गांव होने के कारण दो क्लासेस जो होती थी इस गांव में है, आगे की दो क्लासेस दूसरे गांव में है। ऐसे करते करते दुलिया में मैट्रिक इन्होंने किया। और उसके बाद में इनके एक गुरुजी थे, एक आर्ट टीचर थे, श्री राम कृष्ण जोशी। तो उनके यहाँ पिताजी गए उनसे सीखने के लिए, उनको अपना काम दिखाया, तो उन्होंने गरीब बच्चा समझ के अपने घर पे भी रख लिया और उनको सिखाने लगे। और पिताजी की ड्राइंग इतनी अच्छी थी, तो वो जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज होता था, तो वहां पर जो टीचर बनने के लिए जो लोग आते थे, उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उनके लिए चार्ट्स जो बनते थे वो हमारे पिताजी से बनवाते थे, वो हमारे जो गुरुजी हैं। और पिताजी को 15 पैसे 25 पैसे एक चार्ट के पैसे दिया करते थे, क्योंकि उनको पता है घर में से पैसे कुछ आने नहीं है। और उसी से फिर पिताजी ने अपनी जर्नी शुरू करी। और उन्होंने फादर का हुनर देखते हुए इनको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन कराया, खुद जाके और अपने ब्रदर के यहाँ रहने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। और हर महीने 25 रुपए उनको भेजते थे, जिससे कि वो अपना आर्ट वर्क का मटेरियल 4 साल तक उन्होंने पैसे दिए। और जब फादर का जब एडमिशन हुआ जेजे स्कूल ऑफ आर्ट बॉम्बे में, तो जब उन्होंने अपने काम दिखाए, तो टीचर्स ने कहा कि आप तो इतना जानते हैं, तो आप सीधा सेकेंड ईयर में बैठ लीजिए, फर्स्ट ईयर में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। इस प्रकार से 4 साल इन्होंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट लिया, और वहां के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसको मेयो मेडल कहा जाता है। कौन से उसके साल बाद में में कौन से साल में राम जी आप जेजे स्कूल गए? जे स्कूल 1950 में गए, और 54 में इन्होंने कर लिया, पूरा कोर्स कर लिया। उसके बाद में 4 साल पिताजी ने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर काम करते हुए एलोरा केव्स में जितनी टूटी हुई मूर्तियां थी उसको रिपेयर किया, और पूरे पुराने स्टाइल में उसे बना के और उसे पूरा कंप्लीट किया, जो कि आज भी हम देख सकते हैं कि बेमालूम, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ जॉइंट है, पर सीमेंट में पिगमेंट्स डाल के कॉपर वायर्स लगा के पिताजी ने वो सब मूर्तियां रिस्टोर की हैं। 57 में काम खत्म हो गया था। उसके बाद पिताजी फिर दिल्ली आ गए, 59 में दिल्ली आ गए, और यहाँ पर डीएवीपी में उनको जॉब मिली एज अ आर्टिस्ट। 1 साल वहां काम किया, पर वहां पर काम ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि ज्यादा कुछ काम करने के लिए था नहीं वहां पर। तो उसी दौरान प्रगति मैदान में एक एग्रीकल्चर फेयर होने वाला था, तो पिताजी ने वो सुना और 2 मॉडल बनाए।
और वो दिखाए प्रगति मैदान में, तो उनके वो अप्रूव हो गए, जो कि 13-13 फुट के दोनों गेट के दोनों तरफ में बनने थे। तो उस काम को लेने के लिए पिताजी ने वो नौकरी छोड़ दी और फ्रीलांस काम शुरू हो गया। तो वो दो पहली मूर्तियां थी जो प्रगति मैदान के एंट्रेंस पे दो लगी थी। और इसके बाद में फादर वहां पर चीफ आर्किटेक्ट थे सीपीडब्ल्यूडी में, श्री जोगलेकर, एसके जोगलेकर जी। तो उनसे मिलने गए, क्योंकि उनको पता था कि भी आर्किटेक्ट लोग जनरली डिजाइन करते हैं और प्रपोज करते हैं। तो उनके पास गए, उनसे कहा कुछ काम के लिए। तो नॉर्थ ब्लॉक के लिए और साउथ ब्लॉक के लिए दो अशोक एम्बलम्स बनाने के लिए फादर को काम मिला, रेड सैंडस्टोन के अंदर, जो 7 फुट का था, और वो 7 फीट का है। तो फिर वो दो बना के, और अभी नॉर्थ ब्लॉक में वो लगा हुआ है। और इसके अलावा उसके बाद में पिताजी फिर गए कि और काम मेरे को बताइए क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भोपाल में हमारे एक मित्र है जिनको आप जाइए, और वहाँ म्यूजियम भी है, वहां जाके मिलिए, उनसे बताइए आपका काम। तो पिताजी एल्बम लेके गए वहां पर, और वहां जैसे ही बैठे हुए थे अपने काम दिखा रहे थे, तो वहां के वीवी द्रविड़ करके एक लेबर मिनिस्टर थे, उनका फोन आया कि उनको, जो डायरेक्टर थे वहां पर म्यूजियम के, कि हम एक मूर्ति बनाना चाहते हैं चंबल देवी की, तो कोई आर्टिस्ट हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो बहुत लकी हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा, तो ये आपके पास आ जाएंगे मिलने के लिए। तो पिताजी गए वो विवी द्रविड़ जी के यहाँ, उनको एल्बम दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं, और ये बहुत बड़ा एक डैम बन रहा है, गांधी सागर डैम बन रहा है, तो यहाँ पर 10 से फुट की आप मूर्ति बना दीजिए, हमारे पास 10,000 रुपए हैं। तो पिताजी वहां उनके यहाँ रुके, फिर के डैम देखने गए, और डैम भी देख के आए। फिर वो जो द्रविड़ साहब थे उन्होंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है डैम बनाने का, ये वैसे राजस्थान से शुरू हुआ था, पर साइट मिले हमें मध्य प्रदेश में। तो प्रोजेक्ट फिर मध्य प्रदेश में ही बनना था, पर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बनाने नहीं दे रही थी कि भाई हम लोग नहीं बनाने देंगे प्रोजेक्ट यहाँ पर। आखिर में सुलह करके अक्रॉस द टेबल उनका ये तय हुआ कि हम लोग दोनों इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और दोनों ही इसका फायदा दोनों प्रांतों को मिलेगा, मध्य प्रदेश राजस्थान। जब पिताजी, तो इनको आइडिया आया, तो चंबल नदी को एक मदर के रूप में दिखा के खड़ी लेडी को, दो, एक तरफ राजस्थान का लड़का और एक तरफ मध्य प्रदेश का लड़का, ऐसे एक छोटा एक कॉम्पोजिशन बनाया 4 फुट का, ब्रदरहुड का एक सिंबल बनाया, और फिर वो दिखाया, तो उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा ठीक है बना दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि ये डैम इतना बड़ा है, तो 10 फुट की मूर्ति तो कुछ दिखाई देगी नहीं, तो इसको आप बड़ा बनाते हैं, 40-45 फुट होता है। कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, 10,000 रुपए, आप देखिए कैसे करना है। तो पिताजी ने कहा कि भाई आपके यहाँ इतना सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है, लोहा इस्तेमाल हो रहा है, वो आप मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए, मैं इतना बड़ा पत्थर बनाऊंगा कंक्रीट का, और उसे तराश के छेनी हथौड़ी से मैं 45 फुट ऊंची मूर्ति बनाना चाहता हूँ। उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये आदमी कैसे बनाएगा, लड़का है 35 साल का। तो उन्होंने अलाउ कर दिया, और पिताजी ने एक बहुत बड़ा रॉक तैयार किया, कंक्रीट और शटरिंग लगा के, अंदर लोहे के गर्डर्स डाल के, पूरा उन्होंने स्ट्रक्चरली विदाउट एनी नॉलेज उन्होंने स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया। और पूरा कंक्रीट का ब्लॉक बनने के बाद में ऊपर से सिंगल हैंडेड छेनी हथौड़ी से वो 45 फुट की ऊंची मूर्ति बनाई। आप नेट पे देख सकते हैं, गांधी सागर डैम पे चंबल देवी की मूर्ति। जो उद्घाटन किया, फिर बाद में इसका जो उद्घाटन है वो नेहरू जी ने किया, और उनको आइडिया बहुत पसंद आया कि जो जिन लोगों की जाने गई हैं उनके इसके अंदर जब इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना है, तो भाखड़ा डैम के लिए भी बनना चाहिए। तो फादर को उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आइए, मेरे से मिलिए, और भाखड़ा डैम के लिए भी आप कुछ सोचिए। तो पिताजी जब वापस दिल्ली आए तो उनसे मिले, उनको एक एल्बम प्रेजेंट किया कि कैसे काम किया था चंबल का। तो फादर ने उनको दिखाने के बाद में उन्हें तुरंत फोन लगाया, एक कमेटी थी भाखड़ा डैम की, कि भाई एक राम सुतार जी मूर्तिकार हैं, आप इनको इंक्लूड कीजिए कंपटीशन में, और इनसे भी एक ये बनवाइए मूर्ति कि भाई कैसा बननी चाहिए। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई ये नया लड़का है, इनको क्यों अलाउ करें हम लोग। फिर पिताजी गए भी हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो उन्होंने फोन करके बताया नहीं, इनका मॉडल जरूर होना चाहिए। और फादर ने मॉडल बनाया, और फादर का ही मॉडल सिलेक्ट हुआ, जो कि 50 फुट ऊंचा एक मॉन्यूमेंट 3 लेबरर्स काम करते हुए का ऐसा बनाया उन्होंने।
और फिर क्या हुआ, जो बाकी जो आर्टिस्ट थे बड़ा परेशान हुए, लड़का आया उसका डिजाइन सिलेक्ट हो गया, तो उन्होंने कर्बूजियर जी से जाके कह दिया कि आपके मॉडर्न आर्किटेक्चर के दौरान आप रियलिस्टिक स्कल्पचर क्यों अलाउ कर रहे हैं भाखड़ा डैम पे। इस पूरे इसके अंदर कुछ हुआ कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि प्रोजेक्ट नहीं होगा, और वो प्रोजेक्ट रह गया। ये एक स्टार्टिंग थी जो दिल्ली में, और इसके बाद में 65 में गोविंद वल्लभ पंत जी का मूर्ति मिली, जो कि पहले रेड क्रॉस रोड पे लगी हुई थी, अब वो शिफ्ट करके और किसी जगह लगा दी है, नए पार्लियामेंट पे रफी अहमद की दवाई। रफी अहमद किदवाई की बनाई। इस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और आज तक जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते रहे। इसमें इंडिया गेट पे भी जो गांधी जी की जो मूर्ति बनाई थी छतरी के अंदर, वो फिर फाइनली पार्लियामेंट में लग गई थी जब शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे, और अभी फिर मोदी जी ने वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाई है। ये सब दौरान के अंदर हर साल नए नए मूर्तियां मिलती रही, करते रहे, और आज के टाइम में वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टैच्यू जो आपने बता ही दिया है, स्टैच्यू यूनिटी जो बनी है। इसके अलावा हम लोग ने हैदराबाद में 125 फुट के अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाई है, केम्पेगौड़ा की 90 फीट की बनाई है। हमने जोरहाट में अभी 85 फीट की लचित बोफुकन की मूर्ति बनाई है, जो कि अगले महीने हो सकता है कि उद्घाटन हो जाए वहां पर। इसके अलावा हम अभी 350 फुट के अम्बेडकर बना रहे हैं मुंबई के लिए, और एक शिवाजी महाराज की मूर्ति जो अरब महासागर में बनने वाली है, उसका डिजाइन भी हमारा सिलेक्ट हुआ है। तो वो भी जब बनेगी तो मेरे ख्याल से वो भी वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टैच्यू होगा। और इसके बाद भगवान राम की जो मूर्ति बनने वाली है, वो तो खैर सबसे बड़ी बनेगी ही। और अभी मंदिर का काम जैसे ही खत्म होगा, तो मुझे आशा है कि योगी जी ये प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे और इस पे कार्य शुरू हो सकता है। अच्छा, ये जर्नी जो है ये तो बड़ी फेरी टेल लगती है, लेकिन बड़ी हार्ड अर्नड काइंड ऑफ जर्नी है, क्योंकि जी जी इसमें जो कमर्शियल एंगल है, ये इसके बारे में, क्योंकि एक कोई भी बर्डिंग आर्टिस्ट है जो जेजे स्कूल से मतलब गरीबी से शुरू करता है और जेजे स्कूल से पास आउट होके निकलता है, उसके बाद में मतलब क्या प्राइवेट संस्थानों की तरफ से कोई रुचि नहीं देखने को मिली थी उन दिनों में, और आज के दिनों में भी क्या सिचुएशन, बिकॉज ऑल दिस प्रोजेक्ट्स seem to be the brainchilds or the needs of the political dispensations and have a political bent behind them. What जी is the kind of engagements that you've had with the private sector and support from the private sector? Because the commercial angle in this, क्योंकि देखिए कमर्शियल एंगल अगर फुलफिल नहीं है, तो आने वाली जो पीढ़ी, जो हमारा उद्देश्य है, वो बोलेगी ये स्ट्रगल करके इन्होंने नाम बहुत कमाया, पद्म भूषण मिल गया, और वर्ल्ड की सारी बड़ी मूर्तियां जो है इनके नाम पे है, इन्होंने बनाई है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है? जी। इसमें क्या है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा मूर्तियां नहीं बनवाते हैं, और गवर्नमेंट के ही लेवल पे इतने बड़े काम होते हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जनरली क्या, किसी का बस्ट बनवा लिया, फाउंडर का बस्ट बनवा लिया, 12 फुट की मूर्ति करवा ली, इसी टाइप से प्रोजेक्ट बनते हैं। मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स इंडस्ट्रीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं बनवाते। तो अभी तो गवर्नमेंट के लेवल पे कमर्शियल इतने कुछ। कमर्शियल एस्पेक्ट क्या, क्योंकि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं इसके अंदर में जो कमर्शियल एंगल होता है वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली अगर इस तरह का काम हो जहां पर कोई मतलब बहुत बड़ा, मतलब कोई टेंडरिंग ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या आप लोग जब ये काम लेते हैं, जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, तो क्या जी ये प्रॉफिटेबल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए कमर्शियली? नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसमें तो एक चैलेंज होता है, एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, तो लोग सोचते होंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत पैसे मिले होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग उसके अंदर कंसल्टेंट थे और पूरी देखरेख में हमारे हुआ काम ये। बाकी भी जो मूर्तियां होते हैं, क्या है कि आजकल के टाइम में टेंडरिंग होती है, तो लोएस्ट टेंडर बिडर को मानते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हमें भी फिर लोएस्ट के हिसाब से करना पड़ता है। तो हम तो वो काम लेते हैं एज ए चैलेंज, कि चलो हमारे हाथ से कोई बड़ी चीज बन रही है, तो उसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर अब ये मन में ऐसा हो गया है कि बड़े से बड़ी मूर्ति कैसी बनाई जाए और कैसे हम लोग
उसको टाइम में कंप्लीट करें और सक्सेसफुली कंप्लीट करें, एक हमारा ध्येय ये रहता है। मॉनेटरी वाइज बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि भाई जैसे लोग बाकी कोई प्रोडक्ट होता है उसके अंदर यदि 50% या 40% उसकी रियल कॉस्ट होती है और 100 रुपीज पे बेचते हैं, ये ऐसा काम नहीं है। बहुत लोएस्ट मार्जिन पे करना पड़ता है, बहुत टाइट लाइंस में काम करना पड़ता है, बहुत लेबर के साथ काम करना पड़ता है। और ये तो इसमें ऐसा वो नहीं है मॉनिटरी बहुत ज्यादा, पर ये क्या है, नाम हो जाता है। और मेरे ख्याल से जो शोहरत मिलती है, जो नाम होता है, मेरे ख्याल से हम लोग उससे भी खुश हो जाते अच्छा, मतलब ये क्योंकि ये कोई प्लान्ड इंटरव्यू नहीं है, बेसिकली इट्स अपॉर्चुनिटी टू मीट सच ग्रेट पीपल लाइक राम जी एंड अनिल जी। अ, ये जो रामलला का जो जो हम लोगों ने मूर्ति देखी है, हैं। जी। जिसका कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो जी। ये काम आप लोगों को नहीं दिया गया, जी। नहीं दिया गया या क्या हुआ इसके पीछे? क्योंकि जब सारी चीजें आप बनाते हैं देश की और विश्व की महान महान, और अयोध्या के राम मंदिर में भी बहुत काम आप लोगों का किया वो ऑलरेडी है, और जो राम स्टैचू जो है, जो राम मंदिर में जो राम स्टैचू है, जो सरयू नदी पे आप लोग बनाने वाले हैं शायद, वो भी आप लोगों के पास ही आ रहा है। तो ऐसे में ये रामलला का जो आइडल है, जो इसकी जो देव की जो मूर्ति है, ये कैसे नहीं सरकार ने, मोदी जी ने सोचा कि आपको मिले? क्या इसमें भी टेंडर जनरली वगैरह का क्या होता चक्कर है था? कि हम लोग जो है ब्रॉन्ज में काम करते हैं। हमारे स्टैचूज मॉन्यूमेंटल होते हैं, बड़े होते हैं, और ब्रॉन्ज इज द बेस्ट मटेरियल। तो हम लोग एक्चुअली जितनी मूर्तियां बनाते हैं ब्रॉन्ज में बनाते हैं। और ये जो रामलला की जो मूर्ति है, ये स्पेसिफिक तरीके से बननी थी और पत्थर में ही बननी थी। तो यहाँ पर पत्थर में काम करने वाले लोग थे, उनको 3 मूर्तिकारों को एक काम दिया गया था, जिसमें से अभी जो सिलेक्ट हुई है, अरुण जी एक उसके स्कल्प्टर हैं और यंग हैं। तो उनके तीनों में से उनकी मूर्ति सिलेक्ट हुई और वो लगाई गई। जहां भी ब्रॉन्ज का काम होगा तो हमें आशा है कि हमें ही करने को मिलेगा, क्योंकि अभी जटायु जी भी हमने ब्रॉन्ज में ही बनाए हैं। और आगे भी कुछ काम यदि ब्रॉन्ज का मंदिर में निकलता है तो मेरे ख्याल से हमें अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अभी तो जितना मंदिर में आपने काम देखा होगा कल के फुटेज के अंदर, सब पत्थर का ही काम था। और भगवान की मूर्तियां जनरली पत्थर में बनती हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होती है, सॉलिड होती है। तो एक उसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक वास्तु के हिसाब से भी ये होना जरूरी है कि पत्थर की होनी चाहिए। ब्रॉन्ज की मूर्तियां जनरली हॉलो होती हैं, तो मंदिरों में आप देखेंगे पत्थर की मूर्तियां ज्यादा होती हैं। राम जी से प्रश्न है। अनिल जी, आपको राम जी को उत्तर देना पड़ेगा। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो अगर वो थोड़ा बोलेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। उनकी वाणी सुनना ही इस कार्यक्रम का एक हमारे लिए उपलब्धि है, हमारे लिए एक प्राप्ति है। अच्छा, ये 1925 में आपका जन्म हुआ और 1950 में आप जेजे स्कूल गए। ये वो समय था जब भारत स्वाधीनता के लिए, पीपल लाइक हिम एट 100 years of age who've seen the 20s and 30s and 40s and 50s, तो आपने देश को उस दौरान देखा है जो आज की इस पीढ़ी में शायद आप जैसे लोग, मैं ऑलरेडी आर एन शर्मा से मिल चुका हूँ, वो भी अब 100वें साल में अपने हैं। मूर्ति साहब एक हमारे क्लासिकल संगीतकार हैं मृदंग के, जो चेन्नई से हैं, वो भी आज शाम को हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी 100वें साल में है। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि कल रामलला के कार्यक्रम में मोदी जी ने और बाकी लोगों ने ये चीज बड़ी क्लियर करी कि इंक्लूजन, सम्मिलित करना ही हमारे लिए डेवलपमेंट या उन्नति का, प्रगति का एकमात्र जो तरीका है, वो सबको साथ लेके बढ़ना है। और कला, कला ही एकमात्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ये सबको साथ में लेके चलना या सम्मिलित करना बहुत हद तक संभव हो पाएगा। स्कल्पचर भी जो है ये बहुत बड़ी आर्ट है। ये इस देश में कैसे सालों साल, मतलब डिकेड आफ्टर डिकेड, राम जी ने, आपने कैसे इसको बदलते देखा है? क्योंकि स्कल्पचर की जो आर्ट है ये बहुत रेयर है। हम लोगों ने मुगल आजम फिल्म देखी थी, उस जमाने में जब फिल्में बनती थी, तो मुगल आजम में कुमार का जो रोल किया था, उसने अनारकली का वो स्टैचू बनाया था, जिसके ऊपर वो पूरी फिल्म आधारित हो गई थी। तो ये जो स्कल्पचर की जो आर्ट है, ये कैसे इवॉल्व हुई है इन द लास्ट 70 years,
राम जी अगर थोड़ा बहुत बता पाए, और क्या आपको उस दौरान आपके शुरुआती सालों में नेहरू जी के साथ तो आपने काम किया, क्या आपने कभी जैसे हमारे मौलाना आजाद है, महात्मा गांधी है, इन लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई? इन लोगों के साथ भी काम करने का या बात करने का मौका मिला आपको? 1925 मध्ये तुमचा जन्म आहे. 1950 मध्ये तुम्ही कॉलेज ऑफ आर्टला गेले. तर तुम्हाला मूर्तिकलामध्ये काय 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 चेंजेस आले हे सांगता यायला सांगायचं आहे. मूर्तिकलामध्ये काय काय चेंजेस आले आहेत, तुम्ही गांधींबद्दल तुमचे काय विचार आहे सांगा. म्हणजे काय चेंजेस वगैरे आर्ट मध्ये काय चेंजेस आले, तुम्ही गांधींबद्दल काय म्हणता? बचपन से हम वैसे माली मिट्टी का बनाने के शुरू में, वैसे जब हम छोटा था सेकंड ईयर में उसने गणेश की मूर्ति भी बनाई थी मैंने। इस तरह से अच्छा आगे चल के हम जो काम करते हैं सूर्य पाठ में, हमारे काम करने का जो ढंग था स्पेशल था। मतलब हमारे एक तरह के हैंड राइटिंग होती है ना स्पेशल, उसी तरह से हम भी हमारी एक तरह के काम करने का ढंग, एक तरह का हैंड राइटिंग लोगों को बहुत पसंद आता है। आगे चल के जैसे गांधी जी का हुआ उसी तरह से हमारे गांधी जी बनाने का, काम करने का ढंग, एक्सप्रेशन लाने का ढंग, ये हम करते थे, इसीलिए लोगों को बहुत पसंद थे। इसी तरह से गांधी जी की मूर्ति है सारी दुनिया में, 450 सिटीज में गांधी जी की मूर्ति लगी। हमें बहुत अच्छा लगा। अभी भी बहुत कुछ काम करने की इच्छा हो रहा है। गांधींचे तुम्ही भेटले होते ना गांधीजींना? हाँ, गांधीजींना भेटले होते ना तुम्ही? समोर बघितलं गांधीजींना? गांधी जी गावात जेव्हा आले होते धुळ्याला, गोंदूरला आले होते ना, हाँ हाँ तर गांधीजींबद्दल सांगा तुम्ही. कपडे जाळण्याचं, बोलो राजे। कपडे जाळले होते ना, मग तुम्ही टोपी टाकली होती. हाँ हाँ है। जब हम 5-6 साल का था तो गांधी जी है हमारे गांव में, वैसे दुरिया के पास ही है, तो हमारे गांव आ गए। फिर आज शाम को विदेशी कपड़े चलाने का प्रोग्राम था, तो स्कूल के सामने इस तरह से प्रोग्राम होना, मैं भी वहाँ खड़ा था, छोटा था, तो लोग कुछ अपने कपड़े डालते थे। फिर मेरे पास एक कैप थे एक तरह के तो किसी ने कहा ये कैप भी एक तरह का विदेशी है, ये डालना चाहे, तो हम भी वो टोपी डाल दिया। अच्छा बचपन से गांधी जी के विचार भी हमें बहुत पसंद आए थे कि सफाई करना, स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब इस तरह से मदद करना, ये करना, लाठी लेजिम वगैरह चलाना, ये इस तरह से हम बचपन में करते थे। लेजिम जानते हैं आप? फिर लाठी लाठी चलवाना, महाराष्ट्र में लेजिम खेलते हैं. हाँ जी अनिल जी। बचपन से हम सब का काम, खेती का काम करते, लोहार का मतलब हाथों मारना, ये भी काम करते थे। माता के साथ भी हम काम करते, सब तरह के काम करने की इच्छा होती थी। अच्छा, आपकी जो आर्ट है, क्या इसके अंदर में मुगलों का भी इन्फ्लुएंस है? द मुगल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस इज आल्सो देयर? नहीं, इसमें मुगलों का कोई ऐसे आर्किटेक्चर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि ये रियलिस्टिक आर्ट है, रियलिस्टिक स्कल्पचर बनाने का काम है. तो मुगलों ने तो कभी स्कल्पचर को कभी भाव नहीं दिया और बिलीव भी नहीं करते हैं. तो ये तो अपने पुराने टाइम के जो स्कल्पचर्स थे, बाकी ब्रिटिशर्स लोगों ने जब जीसस स्कूल ऑफ आर्ट शुरू किया, उसमें भी रियलिस्टिक काम कैसे करने हैं, स्टडी के लिए भी जो मॉडल्स होते थे वो रियलिस्टिक ही रखे जाते थे, जिसको देख के पेंटिंग करना, स्कल्पचर बनाना रियलिस्टिक में. तो उसी हिसाब से पढ़ाया गया जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में, और फादर की रुचि रही कि रियलिस्टिक स्कल्पचर में ही आगे काम करें. हालांकि उनके दौरान एम.एफ. हुसैन और बहुत सारे अलग अलग जो लोग थे मॉडर्न आर्ट करने वाले, वो भी थे, पर फादर को रियलिस्टिक स्कल्पचर ज्यादा पसंद आया और आज तक वो रियलिस्टिक स्कल्पचर को ही फॉलो करते रहे. यानी कि जो हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, और जी. आप लोग जो मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, उसमें मेन डिफरेंस क्या है अनिल जी? अब देखिए, जो मॉन्यूमेंट्स बनती हैं वो मुस्लिम लोगों की ज्यादा मॉन्यूमेंट्स बनती हैं, जिसके अंदर जैसे हुमायूं टूम हो गया, या जो भी इस टाइप के जो मॉन्यूमेंट्स हैं. और ये है एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना
उन्हें उनका जो एक टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने कार्य किए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये मॉन्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिससे कि आगे वाली जनरेशन उस पर्टिकुलर व्यक्तित्व को याद कर सके, उनके बारे में पता चल सके और आगे ज्ञान बांट सके और शेयर कर सके। तो जो मॉन्यूमेंट होते हैं, वेदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो अमेरिका में, या मदर स्टैच्यू हो रशिया में, या बुद्धा स्टैच्यूज हो चाइना में, या हांगकांग में, इस टाइप के स्कल्पचर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बेसिकली ह्यूमन रेस को आगे जनरेशन्स के लिए एक निशानी छोड़ना चाहते हैं। और जिन जिन आदमियों ने काम किया है, जैसे सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनी है, उसमें आप अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा म्यूजियम है, उनके बारे में लिखा है। तो आगे वाली जनरेशन जितने भी विजिटर्स जाते हैं वो देख पाते हैं कि सरदार पटेल जी ने क्या काम किया था, और उसके बारे में समझते हैं और उस पर प्रेरणा लेते हैं, जिससे कि आगे वाली जनरेशन और अच्छा काम कर सके। इसमें जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि आपकी जी, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में नहीं हुई राम जी या अनिल जी, मुझे आपका पता नहीं, आपका शायद मैं एजुकेशन बैकग्राउंड मैं में हो। वैसे मैं वैसे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूँ, और जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग जब डिजाइन करते हैं तो इंजीनियरिंग पार्ट आता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी आती है, एस्थेटिक्स भी आता है, और स्टेबिलिटी कैसे लाते हैं, और प्लस सबसे बड़ा जो मेरा जॉइंट फादर को करने का जो हम्म। मकसद रहा है और जो हेल्प मिली है, क्योंकि आर्टिस्ट का एक जो गुण है वो मेरे में है, एक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का जो पर्सपेक्टिव है वो भी है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बड़ी आसानी से कर पाते हैं और जल्दी टाइम में कर पाते हैं। तो आर्किटेक्चर और आर्ट मिलके हम लोग समझ लिए दोनों मिलके काम करते हैं। यू नो, यो अब आज की डेट में जो स्कूल्स हैं, जो स्कल्पचर के या आर्किटेक्चर के जो स्कूल्स हैं, जैसे हमने स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर है दिल्ली में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल्स है, तो इस जी तरह के जो स्कूल्स हैं, क्या आप लोगों ने इतना काम किया, क्या आप लोगों ने किसी तरह की कोई संस्था बनाई है जिससे कि और भी बच्चे आने वाली पीढ़ियां ट्रेनिंग ले सकें? नहीं, मैं खुद एक्चुअली स्कूल ऑफ प्लानिंग से ही हूँ, मैं 1981 ग्रेजुएट। तो ऐसा है कि वहां भी आर्ट सिखाया जाता है, क्योंकि वहां मैं भी 4 साल भी मैंने आर्ट के कोर्सेज किए हुए हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर। और अभी हमने कोई संस्था नहीं बनाई है, क्योंकि हम प्रोफेशनल वर्क में ही इतना बिजी रहते हैं। तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हम लोग कोई कॉलेज खोलें, या और आगे कोई सिखाने के लिए कोई आगे संस्था खोलें। ये आपने सूत्र साहब, सीनियर सूत्र साहब रामवन जी ने मेरे ख्याल से सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया होगा, जो जी नेहरू जी के जी साथ काम किया। जी। तो आपके जो तजुर्बे हैं, ये उत्तर राम जी से मिले कि जो हमारे देश में जो इतने प्रधानमंत्री रहे, क्या उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, और क्या वो लोगों की अप्रोच में क्या डिफरेंस उनको लगा? तुम्ही आजपर्यंत सगळ्या प्रधानमंत्रींबद्दल आजपर्यंत तुम्ही सगळ्या प्रधानमंत्रींबरोबर काम केलेलं आहे, बोललेलं आहे। आजपर्यंत त्याच्यात तुम्हाला काय एक्सपिरियन्स आला, कुठल्या प्रधानमंत्र्यांनी काय केलं, कसं केलं, काय तुमचं इम्प्रेशन काय आहे? शुरू में जब हम एलोरा क्योज में थे, काम करते थे, तो उस टाइम नेहरू जी आए थे एलोरा क्योज में। तो उस टाइम हमने एक बनी हुई मूर्ति उनको प्रेजेंट किया, उनको ये बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहाँ दिल्ली आने के बाद भी मैं पंडित जी से मिलने का मौका है, तो इंदिरा जी से भी मिलने का मौका है। इंदिरा जी के लिए मैं एक छोटा सा नेहरू जी का स्टैचू भी बनाया था, ओके बहुत अच्छा, इससे बड़ा बनना चाहिए, इस तरह से। राष्ट्रपति की मुलाकात तो इससे ज्यादा नहीं। वाजपेयी जी के साथ? हाँ, वाजपेयी जी के साथ मुलाकात हुई थी। हाँ, वाजपेयी जी हमारे लिए, हमारे काम के लिए बहुत प्राउड कर, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे तो वाजपेयी जी। उन्हीं के दौरान 1999 में फादर को पद्मश्री मिला था। ओके। और 2016 में पद्म भूषण, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न था मोदी जी के विषय में। अब 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो इसमें ये जो मूर्तिकार की जो कला है, इसको कितनी तवज्जो दी गई है? और इसके लिए मोदी जी, हम तो देख ही रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप लोगों ने बनाया,
तो पहली बात तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में इसका बैकड्रॉप क्या है, इसका बैकड्रॉप के बारे में थोड़ा शेयर करें। इसकी इसकी भूमिका पटभूमिका क्या है कि जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया और उसमें चैलेंजेस क्या रहे और किस तरह का सपोर्ट आने वाले पिछले 10 सालों में मोदी जी और उनकी सरकार से आपको मिला है। एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते समय क्या हुआ कि मोदी साहब ने एक माइकल ग्रेव्स आर्किटेक्ट थे अमेरिका के, उनको ये काम सौंपा कि भाई आप इसको डिजाइन कीजिए। और जो उनसे पूछा कि आप बताएं कि कैसा स्टैच्यू होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम एक हिस्टोरियन को बुलाते हैं, वो भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आए थे। उन्होंने उनको बताया कि सरदार पटेल के बारे में बताएं कि कैसा स्टैच्यू होना चाहिए। तो वो जो हिस्टोरियन जो आए थे, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया जितने स्टैच्यूज बने हुए थे सरदार पटेल जी के, उनकी वीडियोस बनी थी, फोटोग्राफ्स थे और फिल्म्स जो बनी थी, ऐसे सब चीजें देखने के बाद में उनका निष्कर्ष ये था कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो एक सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है, जो कि राम सुतरा जी ने बनाई, वो सबसे बढ़िया है, जो सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व उभार के लाते हैं। तो ये उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि राम सुतरा जी जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनकी बनाई हुई मूर्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसे जब रिपोर्ट दी गई ये वाली, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमें फोन करके पूछा कि ये मूर्ति यदि हम लोग बहुत बड़ी बनाना चाहें तो क्या आप हमें इसकी परमिशन देंगे। तो हमने हाँ कह दिया कि हाँ कर सकते हैं आप। उस समय फाउंडेशन स्टोन लेइंग का प्रोग्राम था, अडवाणी जी मोदी जी केवड़िया जाके करने वाले थे। तो हमारे स्टैच्यू का ही बहुत बड़ा फोटो का कटआउट बना के वहां उद्घाटन के फाउंडेशन स्टोन के टाइम में रखा गया था। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसके अंदर, क्योंकि टेंडर में भी लिखा गया कि भाई राम सुधा जी के बनाई हुई जो मूर्ति है वो सबसे योग्य है, तो टेंडर डॉक्यूमेंट में भी लिखा गया। उसी बेसिस पे एलएनटी ने हमारे साथ संपर्क किया और हमसे एक एग्रीमेंट किया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उस बेसिस पे हमने एलएनटी के साथ मिलकर 3 फुट का मॉडल, 18 फुट का मॉडल, 30 फुट का मॉडल और फाइनली 522 फुट के मॉडल पे हम लोगों ने उनके साथ मिलकर काम किया। और जो मोदी जी जो है उनका उनके साथ जो आपकी मुलाकातें हुई हैं, अगर जी, हुई हैं तो उसके विषय में थोड़ी टिप्पणी अगर हो राम जी से भी और आपसे भी तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि अभी भी कल तो एक तो मोदी जी से सरदार मुलाकात पटेल हुई का, होगी आप लोगों की। जी जी, कई बार हुई। सरदार पटेल की जब मूर्ति जब कंप्लीट हुई और उसका उद्घाटन हुआ तो फादर को, राम जी को और मेरे को स्टेज पे बुलाया गया और फादर को फेलिसिटेट किया। टाइम कम होने के कारण मेरे को नहीं हो पाया, पर फादर को जरूर फेलिसिटेट किया उन्होंने। इसके बाद में दिल्ली में यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है इंडिया गेट पे, उस दौरान भी हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमने वहाँ 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज और 6 म्यूरल्स बनाए हैं वॉर के। उस दौरान मुलाकात हुई। फिर हमारी मुलाकात हुई एक बार, हम लोग सांपला एक जगह है हिसार में, जहाँ छोटू राम जी की अपनी मूर्ति बनाई है 33 फुट की, उसके उद्घाटन के दौरान भी मुलाकात हुई हमारी। इसके बाद केम्पेगौड़ा जी की जो मूर्ति बनाई है हमने बैंगलोर पे, उसका उद्घाटन भी पीएम साहब ने किया था, उस दौरान भी मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान उन्होंने, मोदी जी ने हमारे फादर का हाथ पकड़े रखा जब तक वो इंटरव्यू दे रहे थे और मीडिया वाले उसे कवर कर रहे थे। तो उनका बहुत आकर्षण है पिताजी के बारे में। और जहां भी जिक्र आता है वो नाम जरूर लेते हैं पिताजी का कि भाई इतनी उम्र में भी अभी काम कर रहे हैं। जब टैगोर अवार्ड दिया गया दिल्ली में, प्रेसिडेंट साहब ने दिया, तब मोदी साहब भी थे वहां पर और शर्मा जी भी थे, अपने कल्चर मिनिस्टर थे उस समय। तो उस समय भी जब फादर से कुछ कहा गया कहने के लिए, अब फादर ज्यादा बोलते नहीं है, उन्होंने केवल इतना कहा कि मेरे हाथ से इतने सारे काम अभी तक हुए हैं और आगे भी मेरी बहुत तमन्ना है काम करने की। तो इसी 2 शब्द को पकड़ के मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि युवाओं ने इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि 95 साल के होने के बाद भी ये मूर्तिकार बता रहे हैं कि मुझे और भी काम करना है, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो जब भी उनको ऐसा लगता है पिताजी के बारे में कहीं जिक्र होता होगा तो वो जरूर बताते हैं। और उनको एक खास बात है, केम्पेगौड़ा के मूर्ति के उद्घाटन के समय में जब मुलाकात हुई तो एक पॉलिटिशियन थे 90 साल के, जो व्हील चेयर पे आए थे और हम लोग पीछे खड़े थे।
तो उनसे कहने लगे आप 90 साल में आप व्हीलचेयर पे आ गए, आप ठीक होइए जल्दी, क्योंकि आपके पीछे देखिए 98 ईयर्स के राम सुधा जी खड़े हैं और अभी भी काम करते हैं और अभी भी बढ़िया चलते हैं। और इसी साथ फादर को साथ में लेके गए, और सब पूरे ग्रुप में और भी बहुत लोग थे। जब उनसे बात कर रहे थे तो फादर का हाथ उन्होंने पकड़ के रखा। आप कभी वीडियो क्लिप कभी देखेंगे उस दौरान की, तो आपको दिखाई देगा फादर का हाथ पकड़े हुए, और उसी हाथ पकड़ते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया न्यूज वालों का। नहीं, ये जो 98 साल की बात हुई है, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि एक्सटेम्पोर है। तो राम जी, आप 100 साल की उम्र है, आप अपने आप को, ये देश जो है और पूरा विश्व जो है फिटनेस की तरफ भाग रहा है। सब सब चारों तरफ ये दुकानें खुल रही हैं फिटनेस की। और जब से ये इंटरनेशनल योग दिवस की घोषणा हुई 21 जून को, तब से योगा भी अब मोदी जी ने पूरे विश्व में विश्वविख्यात बना दिया। बाबा रामदेव ने, यो मोदी जी ने, इन लोगों ने मिलके। क्या आप भी योगा से प्रेरित हैं? और आपको कौन, आप अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? या अभी आपने क्या किया, क्या खाया पिया कि आप 100वें साल में आज एक्टिव है? ये इनसे तुम्ही आज 100 वर्षाचे होत आले, तुमचा राज काय आहे? तुम्ही इतके फिट कसं काय? तुम्ही योगा करतात, तुमचं जेवण खाऊन करताय? बचपन से एक स्कूल में एक ब्राह्मण टीचर थे। वो उस टाइम सूर्य नमस्कार करते थे। उसी टाइम हम भी उसके साथ मतलब आसन करने, उसी बचपन से ये आसन करने का मैं आदत हो गई थी। और अभी तक मैं आसन करता हूँ। आपकी आधा घंटा प्रेरणा, 1 घंटा आपकी प्रेरणा, क्योंकि आसन करता हूँ, प्रेरणा बहुत जरूरी प्राणायाम है। वगैरह करता आपकी भी हूँ। कोई प्रेरणा रही है? तुमची प्रेरणा काय राहिली? कोणाकडून तुम्हाला असं मिळालं की असं करायला पाहिजे? नहीं, ये जितने गुरु जैसे श्री रामकृष्ण जोशी है, और बचपन में जो टीचर था सुरेंद्र सागर, तो उनसे तब से हर एक टाइम में मुझे ये मतलब योगा करने का मतलब आदत न हो गई। और ऐसे जो योगा करने वाले लोग हैं उनके साथ भी मिलते जुलते रहे हम। नहीं, योगा की नहीं अनिल जी, उनको प्रश्न बताएं। प्रश्न है कि आपकी स्कल्पचर, मूर्तिकार की जो कला है, जैसे माइकल एंजेलो है, या रॉडनी है, इस तरह के जो महान, जो वैश्विक कलाकार रहे, तो उस तरह से भारतीय या विदेशी कोई ऐसी प्रेरणा हस्ती है, प्रेरणा देने वाली हस्ती है, जिसने आपको प्रेरित किया स्कल्पचर की लाइन को आगे लेके जाने के लिए? तुम्हाला स्कल्पचर मध्ये विदेशी जे आर्टिस्ट होऊन गेले, कोणाची प्रेरणा तुम्हाला मिळते? अच्छा, तो जैसे जब हम स्कूल अपार्टमेंट थे, उस टाइम एक अपने अरे आंखिक स्कल्पचर, अरे याद नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, माइकल याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन विदेशी नहीं, माइकल भारतीय लोग ही आपकी प्रेरणा रहे। बद्दल सांगते, मायकलच्या बद्दल सांगते, माइक्रोवेव सांगा तुम्ही काहीतरी. ठीक आहे, माइक्रोवेव का वैसे हम काम करते थे, तो उस टाइम माइक्रोवेव का एक किताब कितना मतलब काम करने का वो भी देखा, तो वो भी मुझे अच्छे लगे। रियलिस्टिक काम किस तरह से वो करा, इस तरह। ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी शायद एम एफ हुसैन से कभी अब तो कब मिल नहीं पाएगी। बॉम्बे में करमर करके बॉम्बे में एक करमरकर थे आर्टिस्ट, जो लंदन से पढ़ के आए थे, तो वो भी एक प्रेरणा रहे, और फादर ने उनके साथ भी काम किया। हमारा काम उनको पसंद आते थे, हमें अवार्ड भी वो देते थे। एम एफ हुसैन के साथ कोई मुलाकात याद रही हो? एम एफ हुसैन बरोबर काही मुलाकात झाली का? एम एफ हुसैन, वहाँ से जब हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तब हमें मरीन ड्राइव पे एक एग्जीबिशन थी। वहाँ त्रिमूर्ति बनाने का काम मिला मुझे। जो गेट था, गेट के पास एक त्रिमूर्ति, इधर एक वो एम एफ हुसैन एक पेंटिंग कर रहे थे। मैं ये ट्रेन के डब्बे बना रहे थे, मैं इधर के बाजू में मूर्ति बना रहा था। अच्छा, और ये तो मुझे लगा, देखिए, बड़ी 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 विस्मित घटना ये सब, ये घटनाएं हैं। फिल्मों की लाइन में
क्या आपका कभी किसी तरह का एंगेजमेंट हुआ, किसी तरह से आपकी भूमिका रही फिल्मों में? क्योंकि दादा साहब फाल्के जब आपने मूर्तिकारी का काम शुरू किया, तब तक दादा साहब फाल्के का काम खत्म हो चुका था उस वक्त। लेकिन और भी बड़े बड़े फिल्मकार आए उस जमाने में। तो प्लस वो महाराष्ट्र से, आपके महाराष्ट्र से ही दादा साहब फाल्के रहे। तो क्या उनसे कभी मुलाकात हो पाई, बात हो पाई, या फिर फिल्मों की लाइन में जैसे राज कपूर है, इस तरह के लोग जो आर्ट को बड़ा तवज्जो देते हैं, इस तरह के लोगों के साथ में कोई इंटरेक्शन हुआ हिंदी फिल्मों में? एक्चुअली हम लोग 59 में यहाँ आ गए थे, तो बॉम्बे से संपर्क हमारा नहीं रहा। इसलिए मेरे ख्याल से वो ऐसा कोई स्थिति नहीं आई कि भाई फिल्म इंडस्ट्री से कोई हमारा ताल्लुक रहा। लेकिन क्या लोगों ने आपको अप्रोच नहीं किया? बिकॉज आपका नाम तो प्रधानमंत्री लेवल से ऑलरेडी चंबल में और इन चीजों में फैलने लगा था। तो क्या फिल्मों की लाइन से लोगों ने अप्रोच नहीं किया? क्योंकि इसमें भी मूर्तिकारों की भूमिका बहुत बार दिखाई जाती थी। मेरे ख्याल से वो एक टेम्पररी प्रोजेक्ट होता है। और जो फादर ने जो ब्रॉन्ज में और जो पत्थर में मूर्तियां बनाई, वो एक लॉन्ग लास्टिंग मूर्तियां होती हैं। तो मेरे ख्याल से पिताजी का शायद उस संदर्भ में कभी फिल्म लाइन के लोगों से मुलाकात नहीं हुई। सस्टेनेबिलिटी, लास्ट 5 to 3 मिनट्स, सस्टेनेबिलिटी का जो अब एंगल है, क्योंकि विश्व जो है अब क्लाइमेट कंसर्न की तरफ जा रहा है, आपकी जो कला है उसके साथ सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट का क्या किसी तरह का संपर्क है? और अगर है तो आप लोग उन चीजों का ख्याल कैसे रखते हैं? नहीं, ब्रॉन्ज की जब मूर्तियां बनती हैं या पत्थर की बनती हैं, उसमें हम नेचर के ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ब्रॉन्ज भी एक खनिज है, पत्थर भी एक नेचुरल ये है, और हम उसे ढाल के केवल एक शेप दे रहे हैं। तो उसका एनवायरनमेंट को कोई उसको तकलीफ नहीं है उस चीज की। पत्थर का भी कोई तकलीफ नहीं है और ब्रॉन्ज की भी तकलीफ नहीं है। ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर होता है, उसका एडवांटेज क्या है कि हजारों साल तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल मिली या और बहुत सारी जो आर्टिफैक्ट्स मिले, वो इतने 5000 ईयर्स ओल्ड सभ्यता में जो ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी, उसी हिसाब से भी आज कास्टिंग होती है। और क्योंकि वो 5000 साल में भी खराब नहीं हुई मूर्ति, तो उसी हिसाब से आज की ब्रॉन्ज मूर्तियां भी खराब नहीं होंगी। सूतर साहब ने जितना, आप लोगों ने इतना काम किया है, एक मुझे लगता है कि एक म्यूजियम एक ऐसा बनना चाहिए जिसमें आपका सारा जो काम है, उसके जो प्रोटोटाइप्स हैं, उसके जो सैंपल्स हैं, उनको एकत्रित करके उनको भी रखा जाए। ऐसा एक म्यूजियम बने, ताकि जो विश्व विश्व में जो टूरिज्म का जो चक्कर है, भारत में जो ये जो पर्यटन का जो अब आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि बहुत चलन चल पड़ा है, इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए कि स्कल्पचर ये नहीं कि आज की कला है, ये बहुत पुरानी कला रही है विश्व में और भारत में। और भारत की, जैसे योग है, जैसे आयुर्वेद है, वैसे भारत में स्कल्पचर की कला भी बहुत पुरानी रही है। तो इस तरह का एक म्यूजियम भी जो है वो होना चाहिए। और फाइनली पद्म भूषण तो 2016 में, अब 8-9 साल हो गए, इतना काम ऑलरेडी कर लिया है नो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया, केम्पेगौड़ा बन गया, राम मंदिर की चीजें बन रही हैं, राम मंदिर, राम लला बनेंगे। तो अब पद्म विभूषण या भारत रत्न, क्या मिलना चाहिए राम जी को? तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला पद्म विभूषण मिळाला पाहिजे का भारत रत्न मिळाला पाहिजे? हमें कोई जरूरत नहीं, लोग को चाहे जो जो भी दे हमें। वो कह रहे हैं मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट वरीड, ही इज नॉट वरीड। बाकी टू वर्क, जो कुछ आना है आएगा, हम उसका ट्राई नहीं करेंगे कि मुझे ये मिलना चाहिए। आई मस्ट वर्क, दैट्स ऑल। तो इनका ये कहना है कि मैं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। यदि गवर्नमेंट कुछ देना चाहे वो उनकी मर्जी है। बाकी मेरा काम है कि हमें काम करते जाना है। और आपने जैसे म्यूजियम की बात करी आपने, मेरा विचार है म्यूजियम ले करने के लिए। और मैं कोई जगह ऐसी ढूंढ रहा हूँ, यदि गवर्नमेंट मुझे हेल्प करे जमीन देने में, तो मैं वो म्यूजियम जरूर बनाना चाहूंगा। आज के टाइम में जमीन इतनी महंगी है, तो और शहर के पास तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कोई जमीन खरीदना। यदि गवर्नमेंट चाहे, यूपी गवर्नमेंट चाहे या दिल्ली गवर्नमेंट चाहे, तो यदि ऐसी कोई हमें जगह दे सके 15-20 एकड़, तो मेरा हमारा जो पिताजी के नाम से के जो एक म्यूजियम बनाने की मेरी इच्छा है, उसके लिए 15 से 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कल्पचर जो हमने रखे हुए हैं, अभी स्टोरेज में रखे हुए हैं,
तो एक बार उसको भी मैं रूप दे पाऊंगा, और बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग बना के और ओपन आउटडोर स्कल्पचर गार्डन बना के एक ये पूरा करने की मेरी इच्छा है। गवर्नमेंट यदि हमें कोई मदद करे लैंड देने की, तो मेरे ख्याल से हम लोग इसमें अपने पैसे लगा के म्यूजियम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। सिर्फ म्यूजियम नहीं, हमारे साथ पास में जो वो एक स्कूल कलेक्शन ऑफ है, आर्ट। ये रेसराम जी, आप कुछ कह रहे हैं? बोला। हमारे पास जो कलेक्शन स्टैचूज के इतने हैं, वो इसी तरह से किसी आर्टिस्ट के हाथ से इतने नहीं बने। मैं तो ये सोचता हूँ कि सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, साथ में वो एक स्कूल भी बने, जैसे जे स्कूल है, उस तरह से इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन बने। राम वांजी सूतर के नाम से बनना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसी एक लेगेसी क्रिएट करी है कि आपके नाम का एक स्कूल इस देश की धरोहर बन के रहना चाहिए। और मैं भगवान से और सरकार से यही प्रार्थना करूंगा, कि रामलला से भी यही प्रार्थना रहेगी कि आप बहुत जल्दी भारत को पहला भारत रत्न मिले एज ए स्कल्पचर, क्योंकि स्कल्पचर की लाइन में, आर्ट की लाइन में, म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में काफी लोगों को मिला, लेकिन स्कल्पचर की लाइन में, पेंटिंग का मुझे पता नहीं है, लेकिन स्कल्पचर की लाइन में शायद आज तक किसी को पद्म भारत रत्न नहीं मिला। तो भगवान अगर चाहेगा तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम ये बात कर रहे होंगे कि हमने भी भारत रत्न, क्योंकि लाइव रहते हुए अब किसी भारत रत्न का इंटरव्यू कर पाना हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात होगी। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और आपको लंबी और लंबी आयु, आप दोनों को बहुत सुखद भविष्य की मैं कामना करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे देश की तरफ से। धन्यवाद। आप लोगों ने जो काम किया है, वो देश उसके लिए आपके लिए पूरी तरह से हमेशा आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। राम जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।